जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज आपको शनिवार 1 अप्रैल को 2023 को आज टेस्ट नंबर 17 लिया गया है, जिसमें 100 क्वेश्चन के बजाय 50 क्वेश्चन को दिया गया था। और उसमें आपको बिहार दरोगा, बीपीएससी और उत्पाद पुलिस, बिहार सरकार के अन्य सभी सेवाएं और रेलवे से संबंधित सारे प्रश्नों को ख्याल में रखते हुए इसको बनाया गया है। हम प्रयास करते हैं कि एक 50 क्वेश्चन का सेट लाया गया है और बराबर हम हर शनिवार के दिन आपको 100 नंबर सेट का एक क्वेश्चन का एक सेटअप लाएंगे, जिसमें जो विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछता है उससे रिलेटेड आपको उसमें प्रश्न मिलेगा। और हम आशा करते हैं कि आपको इस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और सेट नंबर जो 50 नंबर का जो प्रश्न का जो टेस्ट लिया गया था, उस क्वेश्चन में हमारे संस्थान से 100 लड़कों के बीच में टेस्ट में लिया गया था, जिसमें कुछ लड़के हैं जो 50 नंबर में, आपको कुछ लड़कों का नाम है। अमर कुमार जो रामपुर चाय से है, 41 नंबर लाए थे, फर्स्ट इन्हीं का नंबर है। और अस्मिता कुमारी गढ़ पर जो 40 नंबर लाए थे, और एक विकास कुमार हैं जो हमीनगर के हैं, वो भी 40 नंबर लाए थे। और एक सबान खान जो बनतारा के, वो भी 40 नंबर लाए थे। 50 में से 41 नंबर अमर कुमार लाए, अस्मिता कुमारी गढ़ पर 40 नंबर लाए, और विकास कुमार हमीनगर के हैं जो 40 नंबर आए, जो पिछला टेस्ट में भी वो फर्स्ट स्थान पर प्राप्त किए थे। और सबान खान हुए बनतारा के। और थर्ड टॉपर के रूप में आते हैं 4 लड़के आते हैं। अस्मिता कुमारी गढ़ पर 39 नंबर लाए हैं, और रोशन कुमार बहलिया बीघा 39 नंबर लाए हैं, और सनी कुमार जखौरा के हैं जो 39 नंबर लाए हैं, और शोएब अख्तर बनतारा के हैं, वो भी 39 नंबर लाए हैं। और चौथा नंबर पर आए हैं रविकांत कुमार जो सदेवनगर के हैं, 38 नंबर लाए हैं। इनका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, मगर रविकांत कुमार का पिछले वर्ष से कुछ तबीयत थोड़ा सा खराब था, इसकी वजह से पढ़ाई से काफ़ी दूर थे, फिर भी इनका 38 नंबर काफ़ी अच्छा नंबर है। और प्रकाश कुमार जो गुड़धारी बीघा के हैं, 37 नंबर लाए थे। और खुशबू कुमारी जो है देवकुंड के हैं, इनका घर बाला बीघा भी है, और जो 37 नंबर लाए थे। नीतीश कुमार जो हैं दिलावरपुर के हैं, 36 नंबर लाए हैं। और आपको संजीत कुमार जो डिंडीर के हैं, 35 नंबर लाए हैं। अनुज कुमार रामपुर चाय के 35 नंबर लाए हैं। जितेंद्र कुमार के हैं जो शिवनगर के हैं, 34 नंबर लाए हैं। और सुनीता कुमारी, आरती कुमारी, ये दोनों 30 नंबर लाए हैं। और एक मनीष कुमार नाम के लड़का दिलावरपुर के हैं जो 30 नंबर लाए हैं। और सोनू कुमार जो एक लड़का है देवकुंड के, 32 नंबर लाए हैं। यानी 50 में 41, 40, 39, 38 हाईएस्ट, 39 तक और 38 तक कटअप हाईएस्ट रहा है। हम आपको देखना चाहें कि आप इस प्रश्न को हल करके कितना नंबर लाते हैं। तो आपको इस टेस्ट को जानकारी देने के लिए विस्तार रूप से इसको चर्चा करेंगे। सारे ऑप्शनों को चर्चा करते हुए आपके बीच जो संध्या मैडम है वही आएंगे, इस क्लास को लेंगे। और हम आशा करते हैं कि आपके लिए जो जानकारी देंगे आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग भी इस टेस्ट को दे करके सफल हों। और हमारा प्रयास रहेगा कि आप किसी तरह से इस टेस्ट को दे करके आप अपना भी मार्क को चेक कर सकते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को चेक करने के लिए आपको देते हैं, और आप बनाइए, और आपका कितना नंबर आता है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। आइए संध्या जी आइए, और इनको आप पूरा डिस्कशन कीजिए इसको। और बारी बारी से आपका पहला क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार कितना होता है। चलिए आइए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो आज देखिए क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। 50 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारी जल का अनुभार कितना होता है। भारी जल का, साधारण जल का, ये दोनों का काफ़ी कंफ्यूज भी करता है और काफ़ी एग्जामों में पूछता भी है। तो भारी जल का कितना होता है, तो भारी जल का 20 होता है। कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। भारी जल का 20 होता है। और साधारण जल लिखिए, नोट कीजिए आप लोग, साधारण जल का 18 होता है। और भारी जल का कितना होता है, 20 होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, साधारण जल यानी हल्का जल, तो हल्का है तो 18 होगा, और भारी जल है यानी 20 होगा। भारी मतलब भारी जल, 18 से भारी नहीं है, 20। तो ऐसे याद करेंगे, ये दोनों काफ़ी कंफ्यूज करता है। आगे नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
कृष्णा की सहायक नदी है। सहायक नदियाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है और उसी आधार पर क्वेश्चन बनाया गया है जो एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो कौन कौन है कृष्णा की सहायक नदी? कोयना है, भीमा है, पंचगंगा है। कृष्णा की सहायक नदी कोयना है, भीमा है, पंचगंगा है और एक दूध गंगा भी होता है, माल प्रवाह है, घाट प्रवाह है। ऐसे किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। और बेतवा जो है, बेतवा यमुना की सहायक नदी हो जाती है। तो लिखिए यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी, नदी कौन कौन है? तो बेतवा हो जाता है, बेतवा है, केन है और चंबल नदी है। चंबल नदी है। ये सब किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। और कृष्णा की भी नोट कर लीजिएगा, कृष्णा की भी काफ़ी पूछता है। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है? तो कोयना, भीमा, पंचगंगा तो देख ही रहे हैं और एक होता है दूध गंगा। दूध गंगा क्या है दोस्तों? एक होता है दूध गंगा, घाट प्रवाह, घाट प्रवाह ये भी पूछता है। घाट प्रवाह, माल प्रवाह क्या है दोस्तों? घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा की सहायक नदी है। और गंगा पे भी याद कर लीजिए आप लोग। गंगा तो काफ़ी फेमस है। गंगा के कौन कौन है? तो गंगा के हो जाता है यमुना, सोन, पुनपुन, कौन है दोस्तों? यमुना, सोन, पुनपुन। ये बाएं किनारे से जाकर मिलती है गंगा में। किससे मिलती है? बाएं किनारे से, नीचे के साइड से यमुना, सोन और पुनपुन मिलती है। और बाएं किनारे से कौन कौन नदियाँ मिलती हैं वो देखिए। बाएं किनारे से गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, बूढ़ी गंगा ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदियां है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां कौन कौन है? तो कौन कौन है? यमुना है, सोन है, पुनपुन है। कौन है? यमुना है, सोन है, पुनपुन है। ये सब बाएं किनारे ये सब नीचे से जाकर मिलती है, दाएं किनारे से मिलती है। और बाएं किनारे से कौन कौन नदियाँ मिलती हैं? तो बाएं किनारे से मिलती है नदियाँ कोसी है, गंडक है, गोमती है, रामगंगा है और महानंदा है। और क्या है? रामगंगा हो गया, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र नदी। ये सब किस में जाकर मिलती है? गंगा में जाकर मिलती है। किसमें मिलती है? गंगा में जाकर मिलती है। तो ये सहायक नदी हो गए गंगा का। किसका है दोस्तों? गंगा का। तो इसमें आंसर कौन होगा? बेतवा। बेतवा किसका था? तो बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। किसका है? यमुना की सहायक नदी है। और इसमें दिया था कि कृष्णा की सहायक नदी कौन नहीं है? तो कौन नहीं हो गया? बेतवा हो गया। बेतवा किसका है? यमुना का है। आगे देखिए, नदी टॉपिक से एक हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों, काफ़ी लंबा होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी सभी के सहायक नदी और किस में मिलती है और कहाँ से निकलती है, सारे के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बना ही देंगे नदी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? प्रस्तावना, पहले प्रस्तावना को उद्देश्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका। और प्रस्तावना जो शब्द है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या है दोस्तों? आप लोग नोट कर लीजिए, प्रस्तावना का शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भाषा स रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी स रहा है। ऐसे करके याद कीजिएगा कि भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से, और शब्द जो लिया गया है अमेरिका से। और क्या है कि संवैधानिक संशोधन, प्रस्तावना को कौन लाए थे पहले संविधान में?
तो प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका जिसे कहते हैं, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, इसे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। किसमें? संविधान में। 13 दिसंबर, क्या है दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किए थे। कब? तो 1946 को। अब बोल रहा है कि तो उस समय प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द था? तो 5 स्रोत जो है जनता है। प्रस्तावना का स्रोत किसे कहा जाता है? तो जनता को। किसे कहा जाता है प्रस्तावना का स्रोत? जनता। देखिए लिखते हैं कुछ। प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना शब्द अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा, भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और देखिए प्रस्तावना में, प्रस्तावना में 5 प्रकार का स्रोत है। 5 प्रकार का, देखिए क्या क्या है? संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में सिर्फ 3 ही शब्द था। कौन कौन था? एक था संपूर्ण समाजवादी, देखिए कौन कौन था? एक था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी नहीं था, लोकतांत्रिक, और एक गणराज्य था। 3 था। कौन कौन था? प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और बाद में जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन, 42वां, नोट कीजिए आप लोग, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया है। और एक ही बार जोड़ा गया है, प्रस्तावना में एक बार मात्र जोड़ा गया है और 3 शब्दों के जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया है। और 3 शब्द कौन कौन था? तो 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और एक अखंडता, ये तीनों को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। मूल संविधान में कितने थे? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और एक लोकतांत्रिक था और एक गणराज्य था। ये 2 बाद में जुटा है। क्या दोस्तों? ये बाद में जुटा है। और एक और नोट कीजिए, 3 प्रकार का न्याय भी है। 3 प्रकार का न्याय भी है। न्याय है, और न्याय को भी देखिए, न्याय से भी क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन 3 प्रकार के न्याय है? देखिए, राजनीतिक है, राजनीतिक है, दूसरा सामाजिक है, सामाजिक, राजनीतिक, और तीसरा क्या है? आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। 3 प्रकार का न्याय है। किसमें? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। और 5 प्रकार के स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रता भी लिख लीजिए, नोट कीजिए आप लोग, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है।
स्वतंत्रता है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है? सो देखिए, पहला है विचार, विश्वास, उपासना, धर्म, विचार, विश्वास, उपासना, धर्म और व्यक्तिगत। व्यक्तित्व क्या है दोस्तों? विचार, विश्वास, उपासना, धर्म, व्यक्तित्व। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो ये संविधान के प्रस्तावना में शब्द थे और काफी महत्वपूर्ण थे। क्या है दोस्तों? काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। और भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचार को। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, काफ़ी कंफ्यूज करता है। क्या दोस्तों? काफ़ी पूछता है कि प्रस्तावना, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? संवैधानिक उपचार को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा घटाया जाता है? इसमें घटाया दिया है दोस्तों, हटाया जाता है। क्या है? यहाँ आप लोग सुधार कर लीजिए। घटाया नहीं, हटाया जाता है। हटाया जाता है तो सांसद द्वारा। सांसद द्वारा कहे तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है? तो महाभियोग। राष्ट्रपति ही एक ऐसा पद है जिसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जाता है। क्या दोस्तों? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। अब महाभियोग प्रक्रिया किस में लाया जाता है? तो संसद में। तो यहाँ महाभियोग प्रक्रिया नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? संसद दिया हुआ है। तो संसद में, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और राष्ट्रपति के बारे में कुछ विस्तार चर्चा कर दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति का ट्रिक एक है पकानी, कोको, दुओ, दसम। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इससे अनुच्छेद 5-6 को अनुच्छेद आप लोग को याद हो जाएगा। पकानी, कोको, दुओ, दसम। क्या है दोस्तों? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और एक 60 है। 52 में कहा गया है पद, यानी राष्ट्रपति का पद होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 में क्या है? का है, यानी कार्यपालिका का प्रधान है। कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। और एक नोट कर लीजिएगा वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान कौन है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रधान है और वास्तविक प्रधान कौन है? तो प्रधानमंत्री है। कुछ भी करेंगे राष्ट्रपति तो सलाह ले लेकर ही करेंगे, उनसे सलाह लेंगे तभी कोई काम करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान माना गया है और राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रधान है। और 54 में क्या है? नी है, निर्वाचन प्रणाली। क्या है दोस्तों? निर्वाचन प्रणाली है। और 55 में है निर्वाचन कोटा।
क्या दोस्तों, निर्वाचन प्रणाली है। पकानी, प से हो गया पद, क से हो गया कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, नि से हो गया निर्वाचन प्रणाली और को से हो गया निर्वाचन कोटा। निर्वाचन प्रणाली में देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन मंडल है, उसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं से देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं। तो लेंगे लोकसभा का निर्वाचक, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, क्या दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। काफी एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। और 72वां संविधान संशोधन, क्या है दोस्तों, 72वां संविधान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। अब पुदुचेरी और दिल्ली का भी इसमें हिस्सा लेते हैं। कौन दोस्तों, पुदुचेरी का और दिल्ली का भी इसमें हिस्सा लेते हैं। देखिए क्या है, 55 निर्वाचन कोटा हो गया और 56 में है क्या, दुओदशम। क्या दोस्तों, पकानी, कोको, दुओदशम। दूसरा हो गया द्वारा निर्वाचन प्रणाली, तो नी से हो गया, क से हो गया निर्वाचन कोटा, फिर क से क्या हो गया, कार्यपालिका, सॉरी 56 में हुए कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष पूरा हो जाएगा तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। क्या दोस्तों, हटा दिया जाता है। दोबारा निर्वाचन करने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति को। जब 5 साल पूरा हो गया और राष्ट्रपति का जब 5 साल पूरा हो जाता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ है तो कम से कम 6 माह तक और रह सकते हैं। क्या है दोस्तों, 6 माह तक और रह सकते हैं। इनको दिया जाता है कि 6 माह के अंदर दूसरा राष्ट्रपति को चुनाव कर लिया जाए, तो कार्यकाल है। और 57 में क्या है, दोबारा मतलब उस पर पद पर बन सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति। दोबारा निर्वाचन। और 59 में क्या है, कार्यकाल हो गया 56 में और दूसरे हो गया 57 में दोबारा। 58 में है योग्यता, से क्या हो गया, योग्यता। क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति का योग्यता क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए, तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए राष्ट्रपति का, कम से कम 35 वर्ष। अधिकतम की कोई चर्चा नहीं किया गया है इसमें, सिर्फ 35 वर्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। और 35 वर्ष किसका है, राज्यपाल का है, उपराष्ट्रपति का है, इस सब का 35 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी पूछता है। राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष है और राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष है। कम से कम 35 वर्ष उनका उम्र होना चाहिए। और योग्यता में और क्या है, तो भारत का नागरिक हो और किसी दूसरे लाभ पद का नहीं हो, ना संसद सदस्य हो और ना विधानसभा के सदस्य हो। अगर विधानसभा या संसद का सदस्य भी हो और राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया है तो अपने शपथ ग्रहण करने से पहले उनको त्यागना पड़ेगा। विधानसभा का या संसद का कोई सदस्य हैं और उनको राष्ट्रपति में निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन जीत गए हैं, तो उनको त्यागना पड़ेगा। क्या दोस्तों, उनको त्यागना पड़ेगा। और 59 में क्या है, 59 में है
पकानी को दुओ दसम, ये से हो गया एकता और 10 से हो गया दसा। और 100 से क्या हो गया शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति हैं तो उस स्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। उसी सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उन्हीं से शपथ दिलाया जाएगा। किनका? राष्ट्रपति का। और 61 में है महाभियोग प्रक्रिया। 61 में क्या है दोस्तों? महाभियोग। क्या है दोस्तों? 61 में महाभियोग, इधर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं। 61 में है महाभियोग, जो आपका आंसर में है, क्वेश्चन में है महाभियोग। प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये था दोस्तों, और ये तो बता दिए हैं। और क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में, ये भी नोट कर लीजिएगा, काफ़ी पूछता है। 72 में है क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान कर सकते हैं, क्षमादान की शक्ति है 72 में। आगे देखिए, आगे क्या है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? देखिए दोस्तों, जल संधि है तो एक दूसरे को जोड़ता भी है और एक दूसरे को अलग भी करता है। देखिए, जैसे देखिए मलाक्का जल संधि है, तो मलाक्का जल संधि है अंडमान सागर को, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। प्लस लिखिए तो जुटता है, दक्षिणी चीन सागर को, दक्षिणी चीन सागर क्या करता है? जोड़ता है। और अलग किसे करता है? तो मलेशिया, मलेशिया, इससे एक वीडियो बना देंगे, मलेशिया माइनस इंडोनेशिया। क्या दोस्तों? मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। कौन अलग करता है? तो मलाक्का जल संधि। और जोड़ता है किसे है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। और देखिए होर्मुज जल संधि है, नहीं है दोस्तों, होर्मुज जल संधि है, तो किसको जोड़ता है? ये मलाक्का जल संधि था, होर्मुज जल संधि किसे जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। और अलग किसे करता है? तो ओमान को ईरान से अलग करता है। क्या करता है दोस्तों? ओमान को ईरान से अलग करता है। अब बाब अल मंदेव किसको जोड़ता है? हिंद महासागर और लाल सागर को क्या करता है? अलग करता है, जोड़ता ना है। हाँ, हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेव जो है जोड़ता है। अलग किसे करता है? यमन और जिबूती को अलग करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, यमन और जिबूती, यमन और जिबूती, जिबूती को क्या करता है? अलग करता है। और जोड़ता किसे है? जो क्वेश्चन में आपको दिया है, हिंद महासागर और लाल सागर को। अब पाक जल संधि देखिए, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किसे अलग करता है, किसे जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और प्लस बंगाल की खाड़ी। क्या करता है? इसको जोड़ता है। और अलग किसे करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका।
श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। माइनस दिया है यानी अलग करता है, और प्लस यानी जोड़ता है। तो ये 4 जल संधि था दोस्तों, और जल संधि से हम भी एक वीडियो बना देंगे। काफ़ी जल संधियाँ हैं और काफ़ी इससे भी क्वेश्चन पूछता था, जो ऑप्शन में था उसको हम डिस्कशन कर दिए हैं। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? रबर उत्पादक राज्य, या चावल उत्पादक राज्य, या गेहूं उत्पादक राज्य, मसाला उत्पादक राज्य, सब्जी उत्पादक राज्य, इस सारे से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, सबसे बड़ा रबर उत्पादक कौन है? केरल है। क्या दोस्तों, रबर उत्पादक से कौन है? केरल है। कर्नाटक में सोना सबसे अधिक है। रेशम उत्पादक में कर्नाटक नंबर 1 पर है। तो कर्नाटक के लिख लीजिए रेशम उत्पादक। रेशम में भी 1 नंबर पर कर्नाटक है। सोना में भी 1 नंबर पर है कर्नाटक, नोट कर लीजिए आप लोग। और तमिलनाडु तो दूसरे नंबर पर आता है। जैसे नारियल में केरल ही है। देखिए, नारियल कोनो बुक में तमिलनाडु ही रहता है। नारियल हो गया, नारियल में क्या है? केरल, और दूसरा नंबर पर तमिलनाडु है। लेकिन कोनो बुक में तमिलनाडु ही दे रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से हम मार देंगे। अगर केरल दे रहेगा तो केरल ही मारेंगे, और केरल नहीं दे रहेगा तो तमिलनाडु मारेंगे। नारियल में है, और रबर में कौन है? केरल है। छोटी इलायची में भी केरल है। छोटी इलायची में कौन है? केरल है। छोटी इलायची में भी केरल है, और मसाला में भी केरल है। मसाला उत्पादन में भी कौन है? केरल राज्य प्रथम है, और छोटी इलायची में भी केरल ही है। और बड़ी इलायची पूछ रहे हैं कि बड़ी इलायची में कौन है? बड़ी इलायची में सिक्किम है। क्या दोस्तों? सिक्किम है। और आंध्र प्रदेश है सब्जी और फल उत्पादन में 1 नंबर पर। आंध्र प्रदेश कौन है? सब्जी एवं फल उत्पादन में 1 नंबर पर है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। और कर्नाटक का क्या हो गया? रेशम और सोना से हो गया। चावल गेहूं काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी लिख लीजिए। चावल का है पश्चिम बंगाल है। और गेहूं का है उत्तर प्रदेश है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे पंजाब है इसमें। देखिए, गेहूं और चावल का भी प्रति हेक्टेयर के अनुसार पूछेगा कि प्रति हेक्टेयर में पंजाबी है। दोनों में प्रति हेक्टेयर पूछता है। चावल और गेहूं के ही केवल पूछता है दोस्तों। चावल और गेहूं के में प्रति हेक्टेयर के अनुसार, प्रति हेक्टेयर में कौन है? तो पंजाब है। नोट कर लीजिए आप लोग। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन है? पंजाब है। चावल और गेहूं के दोनों के है पंजाब। और चाय के भी लिख लीजिए। चाय है आसाम में। चाय कहाँ है उत्पादन है? असम में है। आलू में भी यूपी है दोस्तों। आलू के भी लिख लीजिए। आलू के है यूपी ही है, उत्तर प्रदेश। और काजू में है केरल। काजू के भी है केरल। नोट कर लीजिए आप लोग। काजू के है केरल, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। और केसर के काफ़ी पूछता है, जम्मू कश्मीर है। और पूछा भी है केसर के क्या है? जम्मू कश्मीर है। आप लोग नोट कर लीजिए। जितना हम बताए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्या दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे देखिए। और सोयाबीन में मध्य प्रदेश है। और तिलहन और दलहन में मध्य प्रदेश ही है। तिलहन में और दलहन में। सरसों में से राजस्थान है। और मसूर दाल में उत्तर प्रदेश है। इससे भी एक वीडियो बना देंगे दोस्तों। इसमें कितना लिखे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे देखिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस से होता है? किस मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम है, एगो है उत्तरी पूर्वी,
क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून एगो संवहनीय वर्षा है। किससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम से सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से सर्वाधिक वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है से समुद्र से स्थल की ओर चलती है। किससे चलती है? समुद्र से स्थल की ओर चलती है। भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर प्रवेश करती है? तो मालाबार के तट पर प्रवेश करती है। मालाबार है कहाँ? तो केरल में है। क्या दोस्तों? मालाबार तट। लिखिए, दक्षिण पश्चिम कहाँ प्रवेश करती है भारत में? तो मालाबार तट पर। मालाबार तट पर कहाँ है? केरल में। भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि भारत में कहाँ प्रवेश करती है दक्षिण पश्चिम? तो मालाबार तट पर। मालाबार तट कहाँ है? केरल में है। क्या दोस्तों? केरल में है। और जून माह में ये प्रवेश करती है। और ये जो है मानसून बरसाती है, बरसात के दिनों में चलती है। और उत्तरी पूर्वी मानसून, हाँ, और देखिए दक्षिणी पूर्वी से भारत में कहाँ कहाँ वर्षा नहीं होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जिससे कहाँ कहाँ वर्षा भारत में नहीं होती है। तो देखिए, एक राजस्थान है, तो राजस्थान में वर्षा नहीं इससे होती है। और एक है यहाँ तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश में वर्षा नहीं होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। देखिए, तो नोट कर लीजिए आप लोग कि कहाँ वर्षा नहीं होती है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एक है राजस्थान। ये तीनों में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है। लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में होती है। कितना परसेंट दोस्तों? 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। और किस में नहीं होती है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ता है। क्या दोस्तों? वृष्टि छाया। ये भी क्वेश्चन पूछेगा किसके कारण नहीं होती है? तो वृष्टि छाया के क्षेत्र में ये दोनों पड़ता है, इसलिए नहीं होते हैं। अरावली के समानांतर पड़ जाती है, तो यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है राजस्थान में। अब देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून है स्थल से समुद्र की ओर चलती है। कहाँ चलती है? स्थल से समुद्र की ओर चलती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है समुद्र से स्थल की ओर चलती है। काफ़ी क्वेश्चन पूछता है मानसून से दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तरी पूर्वी मानसून, इसी को बोलते हैं लौटती मानसून। लौटती मानसून। और लौटती मानसून से ये जाड़े के दिनों में चलती है। और किस किस जगह पर इससे वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से या लौटती मानसून से कहाँ पे वर्षा होती है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये भी क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा दोस्तों। ये शायद उत्पाद पुलिस एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि लौटती मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में होती है। और कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को क्या बोलते हैं? लौटती मानसून बोलती है। ये भी पूछा है कि जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ पे होती है? तो तमिलनाडु में होती है। और एक जाड़े के दिनों में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ पूछेगा कि जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम जैसे पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में कहाँ से वर्षा होती है? किस मानसून से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा होती है। लिखिए, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहाँ पे होती है? तो पंजाब में होती है। ये जाड़े के दिन में होती है। और रबी फसल के लिए तो टॉनिक जैसा काम करता है दोस्तों। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये भी जाड़े के दिन में ही होती है। ये दोनों क्या है दोस्तों? जाड़े के दिनों में बरसती है। जाड़े के दिनों में उत्तरी पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। पूछेगा कि पश्चिमी विक्षोभ किस राज्य में होती है? किस राज्य में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 स्टेट है दोस्तों। और उत्तरी पूर्वी मानसून से भी 2 है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। आप दोनों इसको
नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, खुले में कुछ देर तक दूध खट्टा क्यों हो जाता है। देखिए, जैसे ही दूध पूछे तो लैक्टिक अम्ल, दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो क्या होगा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो खट्टे फलों में, संतरा में, नींबू में, इस सब में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। खट्टे फलों में क्या दोस्तों, खट्टे फलों में, जैसे नींबू, संतरा, पूछ देगा क्वेश्चन कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल हो गया। खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल हो गया। और एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिरका में पूछेगा दोस्तों, ये भी पूछा था फायरमैन के एग्जाम में, ये पूछा था कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। कौन है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए स है तो इसमें स शुरू नहीं होगा। यहाँ साइट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में साइट्रिक और एसिटिक अम्ल में काफ़ी कंफ्यूज होता है कि सिरका साइट्रिक अम्ल होगा कि एसिटिक अम्ल होगा। तो सिरका में स से शुरू नहीं होगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल। ये इसको ऐसे याद करिएगा ट्रिक से कि सिरका में कौन हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, और साइट्रिक अम्ल हो गया खट्टे फलों में। और देखिए एक होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, जैसे हम यहाँ बोल दिए कि खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, तो इमली अपवाद है इसमें। देखिए इमली और अंगूर, अंगूर में क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या है दोस्तों, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर में। और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चना का साग हो गया, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये भी पूछा था एग्जाम में, ये मध निषेध के एग्जाम में पूछा था कि ऑक्जेलिक अम्ल यानी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, टमाटर में, चना की साग में, चना का जो साग बनता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। और इस किसमें पूछा था, मध निषेध के एग्जाम में पूछा था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये था दोस्तों। और मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, और जो चींटी डंक मारता है, जो लहर देता है, उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, बिच्छू के डंक में, और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान स्थल कौन सा है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान स्थल क्या है, तो नीलगिरी की पहाड़ी है। क्या है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं कौन कौन, नीलगिरी की पहाड़ी है, पलानी पहाड़ी है, अनाईमुडी पहाड़ी है, सेराय की पहाड़ी, ये सब पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं सब। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पहाड़ियां कौन है, तो अन्नामलाई है। क्या दोस्तों, अन्नामलाई है। देखिए अन्नामलाई, अन्नामलाई है सबसे बड़ी पहाड़ी। कौन है, अन्नामलाई है। किसकी, दक्षिणी भारत की, यानी दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की कौन है, अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी कौन है, लिखिए सर्वोच्च चोटी कौन है, तो अनाईमुडी है। कौन है दोस्तों, सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है अन्नामलाई की। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो दोदा बेटा है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, दोदा बेटा, दोदा बेटा। नोट कीजिए आप लोग, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या है, दोदा बेटा है। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाईमुडी है। और पलानी पर्वत है, पलानी पहाड़ी है, नीलगिरी के उत्तर पूर्व में है। किसमें है, उत्तर पूर्व में है। और दक्षिण में जो है कार्डेमम की पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी है दोस्तों। तो ये था, कौन आंसर होगा, नीलगिरी की पहाड़ी का मिलान स्थल है। आगे देखिए, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों,
रासायनिक नाम है, हाँ मिस्टेक हो गया है ऐसे करने में दोस्तों, रासायनिक नाम है। क्या दोस्तों, रासायनिक नाम है। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम नीला थोथा है। क्या दोस्तों, नीला थोथा। नोट कीजिए, सफेद थोथा होता है, सफेद थोथा। एक होता है नीला थोथा, तो दे दिए दोस्तों, और एक होता है हरा थोथा। हरा थोथा या हरा कशिश, सफेद कशिश। क्या है दोस्तों, हरा कशिश और सफेद कशिश या नीला थोथा या नीला कशिश। तो नीला थोथा कौन था, कॉपर सल्फेट था, और सफेद के था जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को किस क्या कहते हैं, सफेद कशिश या सफेद थोथा। और हरा थोथा या हरा कशिश, कशिश लिख दीजिए, कशिश। थोथा को कशिश भी बोला जाता है। हरा कशिश को फेरस सल्फेट। क्या दोस्तों, फेरस सल्फेट। और बेकिंग सोडा होता है, और एक धोने का सोडा होता है। बेकिंग सोडा खाने वाला होता है, जो हम लोग पूड़ी पुआ ये सब तलते हैं उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, तो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका क्या होता है, बेकिंग सोडा के सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा के सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों, धोने वाला सोडा का सोडियम कार्बोनेट। एक होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा हो गया, और एक होता है जिप्सम होता है, एगो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका भी एक रासायनिक नाम से वीडियो बना देंगे। देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय से भी काफी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। क्या दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में है। और जिनेवा में किसका है, तो WHO का है, WTO का है, WTO का है, और रेड क्रॉस का है, रेड क्रॉस का है। नोट कर लीजिए आप लोग, किसका किसका है, WHO का है, WTO का है, विश्व व्यापार संगठन जिसे बोलते हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस का है। किसका कहाँ मुख्यालय, जिनेवा में है। और वियना में क्या है, ओपेक का है, ओपेक का है। ओपेक के कहाँ मुख्यालय है, वियना में है। और वाशिंगटन डीसी में कहाँ किसका है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं विश्व बैंक का मुख्यालय था। कहाँ था दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय था। आगे देखिए, हाल ही में कौन सा देश एसीओ का नवा सदस्य बना है। क्या दोस्तों, नवा सदस्य बना है। तो देखिए पहले 8 था और नवा सदस्य अब बना है दोस्तों, हाल ही में बना है। तो कौन बना है, ईरान बना है। कौन बना है, ईरान बना है। तो 8 सदस्य कौन कौन था उसको नोट कीजिए आप लोग। पूछता है कि एसीओ का कौन सदस्य इसमें नहीं है, भी पूछता है चाहे है। तो 8 सदस्य पहले कौन कौन था, चीन था, रूस था, और एक है चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
क्या दोस्तों? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, क्या दोस्तों? भारत और पाकिस्तान। ये सब क्या था? संघाई का एससीओ का सदस्य था दोस्तों। एससीओ की स्थापना 2001 में हुआ था। एससीओ का स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ था। ये भी नोट कर लीजिए दोस्तों। आगे देखिए, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर बढ़ गया लगता है। हाँ, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? साइमन गुजनेटस को। किसे कहा जाता है दोस्तों? साइमन गुजनेटस को। इन्हें नोबेल पुरस्कार के भी विजेता थे। आगे देखिए, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो क्या था? अप्सरा था। क्या था दोस्तों? अप्सरा था भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम। आगे देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है कब? देखिए, जमानत राशि जैसे राष्ट्रपति का जमानत राशि होता है, प्रधानमंत्री का भी होता है, और लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, सबका होता है। तो जमानत राशि कब खो देगा? तो वैध मत का 1/6 वोट नहीं मिलेगा तो जमानत राशि खो देगा। 15,000 जमा किया जाता है दोस्तों किसके पास? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास या सरकार के पास 15,000 रुपया को जमानत राशि के रूप में जमा किया जाता है। अगर 1/6 वैध कुल वैध मत का 1/6 नहीं आता है तो जमानत राशि जो आप जमा किए हैं वो आपको रिटर्न नहीं करेगा, वो रख लेगा। और 1/6 से ज़्यादा आ जाता है तो आपको रिटर्न कर देगा। क्या दोस्तों? रिटर्न कर देता है। नोट कीजिएगा, वैध मतों का 1/6 कौन है? लोकसभा का अपनी जमानत राशि खो देगा, नहीं उससे प्राप्त करेगा तो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है? देखिए, अधिकतम की चर्चा सर्वोच्च न्यायालय में की गई है और न्यूनतम की चर्चा नहीं है कि न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, लेकिन अधिकतम की चर्चा की गई है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र 65 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय का हो गया। और हाई कोर्ट का क्या है? उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय में है 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय में है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में है कितना? 65 वर्ष न्यायाधीशों की उम्र। और हाई कोर्ट में है कितना? 62 वर्ष। नोट कर लीजिए आप लोग, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम सीमा कितनी है? 65 वर्ष है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो हम विटामिन से वीडियो बनाए हैं दोस्तों, अगर आप लोग देखे नहीं होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, इसका विस्तार से चर्चा की है विटामिन से। तो देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन है और ऑप्शन में दिया ही नहीं है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन में दिया ही नहीं है साइनोकोबालामाइन, तो क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। देखिए, पायरिडॉक्सिन है B6 का। किसका है? B6 का। टेकोफेरॉल है विटामिन E का और राइबोफ्लेविन है B2 का और B12 का साइनोकोबालामाइन होता है। क्या दोस्तों? साइनोकोबालामाइन होता है, लिख लीजिए, साइनोकोबालामाइन होता है। किसका? B12 का। आप लोग नोट कर लीजिए और विटामिन से हम वीडियो बनाए हैं विस्तार से, उसको जाकर देख लीजिएगा। सत्तरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्तरिया शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है दोस्तों? 8 है। और शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा से भी हम वीडियो बना दिए हैं दोस्तों, उसको विस्तार से बनाए हैं, देखिएगा आप लोग। तो सत्तरिया किस राज्य की शास्त्रीय भाषा है? असम की है। किसकी है? असम की है। आंध्र प्रदेश की क्या थी? तो कुचिपुड़ी थी। शास्त्रीय नृत्य क्या है आंध्र प्रदेश के? कुचिपुड़ी है। और तमिलनाडु के है भरतनाट्यम। विस्तार से चर्चा वीडियो में की है दोस्तों।
और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो भरतनाट्यम ही है। कौन है दोस्तों? भरतनाट्यम है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सतरिया है। क्या दोस्तों? सबसे नया सतरिया है और सबसे पुराना भरतनाट्यम है। और कन्नड़ किस राज्य का शास्त्रीय भाषा है? भाषा से भी वीडियो बनाए हैं। तो किस राज्य की भाषा है कन्नड़? कन्नड़ है कर्नाटक के। किसकी है दोस्तों? कर्नाटक की है। और केरल के है मलयालम। केरल के है क्या है? मलयालम है। तमिलनाडु के है तमिल। और सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा यही है, तमिल है। क्या दोस्तों? तमिल है। सबसे पुराना क्या है? तमिल है। और सबसे नया शास्त्रीय भाषा उड़िया है, जो उड़ीसा का। कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का है। और सबसे पुराना तमिल का है, तमिल है तमिलनाडु का। तो कन्नड़ कहाँ का था? कर्नाटक के था। और मलयालम कहाँ के है? केरल के है। कहाँ का है? केरल के। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? देखिए 6 प्रकार के शास्त्रीय भाषा है और 6 प्रकार के शास्त्रीय भाषा है, जिसमें इसमें पूछा है कि कौन नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? संस्कृत तो है ही, तमिल है ही, तेलुगु भी है, अंग्रेजी नहीं है। क्या है दोस्तों? अंग्रेजी नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? अंग्रेजी होगा। क्या दोस्तों? अंग्रेजी होगा। ये सब नहीं होगा। काहे कि ये सब है शास्त्रीय भाषा। संस्कृत भी है, तमिल भी है, तेलुगु है। क्या है? अंग्रेजी नहीं है। मलयालम है, कन्नड़ है, ये सब क्या है? उड़िया है, शास्त्रीय भाषा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? और सदिश और अदिश राशि से भी वीडियो बनाए हैं। देखिए, समय 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 दूरी, कार और कोणीय वेग। तो देखिए दोस्तों, सदिश राशि, सदिश राशि में जानते हैं कौन कौन हो जाता है? जितना भी वेग वाला है, जैसे वेग हो गया, संवेग हो गया, संवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, आवेग हो गया। जितना भी वेग आ गया तो समझिए कि सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। जितना भी वेग है सदिश राशि है। और क्या है? बल है। बल भी क्या है? सदिश राशि ही है। बल क्या है? सदिश राशि है। बल, विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशि है। और अदिश राशि में देखिए क्या क्या है। और क्षेत्र वाला, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, क्या है? सब सदिश राशि है। भार भी सदिश राशि है। और देखिए अदिश राशि में, अदिश राशि में क्या हो गया? समय, एक ही चैप्टर का है, समय, दूरी, समय, दूरी और चाल, क्या है? अदिश राशि है। और कार, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, आयतन, क्या दोस्तों? द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा होना चाहिए सदिश राशि, लेकिन ये अपवाद में है। विद्युत धारा किस में दिया जाता है? अदिश राशि में। ऐसा ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है। विद्युत धारा किस में होगा दोस्तों? अदिश राशि में होगा। और सदिश राशि में कौन कौन है? वेग है, संवेग है, कोणीय वेग है, आवेग है, बल है, विस्थापन है, भार है। क्षेत्र में हो गया चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और अदिश राशि में समय, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान और आयतन और विद्युत धारा किस में है? अदिश राशि में है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो अभी तो बताइए कि दोस्तों कौन सा अदिश राशि नहीं है? तो कार्य, ऊर्जा, समय, ये तो अदिश राशि है ही। कौन नहीं है? तो बल नहीं है।
बैंक किस सूची के अंतर्गत आता है? तो सूची से भी हम वीडियो बनाए हैं दोस्तों, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। बैंक जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत बैंक आता है। बैंक हो गया, बीमा हो गया, ये सब किस सूची के? जनगणना हो गया, किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। तार, रेलवे, डाक सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है भू राजस्व, लोक गणराज्य, सब किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वीडियो बनाए हैं दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। ओठ का किनारा फटना, बोले ना कि विटामिन से हम वीडियो बनाए हैं, तो ओठ का किनारा फटना B2 से है। किसके है? B2 से ओठ का किनारा फटना होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। और आगे देखिए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद की, भागवत गीता की, मनुस्मृति, ऑप्शन में इसमें दिया ही नहीं है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द, सत्य की ही विजय होती है। हल्दी घाटी का युद्ध, क्या दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ। 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। अब 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। और पानीपत की पहली हुआ था 1526 में। ये पहली हुआ था दोस्तों, पहली हुआ था 1526 में, और दूसरी हुआ था 1556 में, और तीसरी हुआ था पानीपत की 3 लड़ाई हुआ था। पहली 1526 में, और दूसरी 1556 में, और तीसरी 1761 में हुआ था। तीसरी लड़ाई 1761 में। और हल्दीघाटी की युद्ध 1576 में। किसमें दोस्तों? 1576 में हल्दीघाट के, और 1757 में पलासी का युद्ध। एक बक्सर का युद्ध पूछता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था दोस्तों? 1764 में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर के मुगल बादशाह ने किया था। किसके विरुद्ध किया गया था? तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? समुद्र है। और विस्तारित हो रहा है, विस्तृत रूप से कौन है? तो मरुस्थल है। और स्थायी रूप से समुद्र या महासागर है। क्या दोस्तों? अस्थायी रूप से कौन है? समुद्र या महासागर है। और सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो जल की एक बूंद है। जल की एक बूंद है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा क्या है? समुद्र है। और विश्व का विशालतम, देखिए पारिस्थितिकी का, देखिए पारिस्थितिकी शब्द किसने लिया था? शब्द किसने किया था पारिस्थितिकी शब्द? तो रीटर के द्वारा। अब इसकी व्याख्या किसने किया था? व्याख्या जो किया था हैकल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? हैकल के द्वारा इसकी व्याख्या किया गया था। अब यही पूछ देगा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो ये टांसले ने दिया था। किसने दिया था शब्द? टांसले ने। इसकी व्याख्या किसने किया था? व्याख्या किया था ओडम ने।
किसने किया था दोस्तों? ओडम ने किया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कर से भी वीडियो बनाए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। आयकर है, निगम कर, भू राजस्व कर और तट कर है। तो आयकर है, निगम कर है, भू राजस्व कर है, क्या है? प्रत्यक्ष कर में आता है। और अप्रत्यक्ष कर में कौन नहीं आता है? तो तट कर है। तट कर का क्या था सूत्र? ट्रिक था कि तब सीमाजी प्रोडक्ट भी की, क्या था? तब सीमाजी प्रोडक्ट भी की, तो से क्या था? तट कर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तट कर। प्रत्यक्ष कर नहीं है। तट कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर से भी वीडियो बनाए हैं दोस्तों। आगे देखिए, अनुच्छेद 17 में किसकी चर्चा की गई है? अनुच्छेद जो 17 है, मौलिक अधिकार, हम बताए थे वीडियो, उसमें हम इसकी चर्चा किए थे दोस्तों। और अनुच्छेद 17 भी चर्चा किए थे। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत है। क्या दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत है। और प्रेस की स्वतंत्रता था अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता था अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 17 में किसकी था? अस्पृश्यता का अंत था। मौलिक अधिकार में हम चर्चा किए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। और नीदरलैंड और चीन से नहीं लिया गया दोस्तों, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। काफी पूछता है, लिख लीजिएगा। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सितार का वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो देखिए, सितार वादक कौन है? तो पंडित रविशंकर जो है सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है। जाकिर हुसैन है तबला वादक। तबला वादक। और क्या है? सितार वादक है। और हरि प्रसाद चौरसिया है बांसुरी वादक। और अहमद अली खां है सरोद वादक। तो क्या था पूछा क्वेश्चन दोस्तों? सितार वादक कौन है? तो पंडित रवि शंकर है। कौन है दोस्तों? पंडित रवि शंकर है। आगे देखिए, भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ है? भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। आगे देखिए, धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? धुआं। तो धुआं जो है गैसों में ठोस है। क्या दोस्तों? गैसों में ठोस है। एक होता है जलवा, कुहरा, कुहासा, ये सब क्या है? ये सब जो है गैस में द्रव है। गैस में द्रव है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और द्रव में ठोस, द्रव में ठोस जैसे शरबत है। शरबत है, पानी में हम चीनी मिला रहे हैं, तो क्या हो गया? द्रव में ठोस हो गया। तो ये द्रव में ठोस हो गया। और ठोस में द्रव, जैसे चीनी की चाशनी बनता है, तो चीनी की मात्रा काफ़ी हो जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, तो क्या हो गया? ठोस में द्रव हो गया। आगे देखिए, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है। एक होता है लघु विभाजक वर्ष और एक होता है महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष होता है 1921 में और लघु विभाजक वर्ष होता है 1951 में। कब होता है दोस्तों? 1951 में। नोट कीजिए आप लोग। 1951 में कौन है? लघु विभाजक। लघु मतलब तो होता है छोटा। और यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा कि लघु है तो 1921 मानेंगे। ये महान हो गया। 21 रुपये के कोई भी इनाम देता है तो महान व्यक्ति है, किस रुपये के दे रहा है? महान विभाजक है। महान विभाजक वर्ष है। और ये क्या है? लघु है। लघु विभाजक है। कंफ्यूज अब नहीं होइएगा दोस्तों, काफ़ी बच्चों का इसमें कंफ्यूज था।
आगे देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है। लिंगानुपात के मतलब 1000 पुरुष में महिला की संख्या कितनी है। 1000 पुरुष में महिला की संख्या कितनी है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। क्या है दोस्तों? केरल है। और भारत का जो लिंगानुपात है 943 है। क्या है? 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य कौन है? केरल है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। अब भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। यानी 1000 पुरुष पर 943 महिला ही है। आगे देखिए, भारत में कुल साक्षरता दर कितना है? क्या दोस्तों? भारत में कुल साक्षरता दर कितना है? तो 73% कुल साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष 80% है और 64.6% महिला है। महिला साक्षरता दर है। इसको लिखिए कुल साक्षरता दर। कुल साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर पूछे, ये भी पूछा था, मध्य निषेध में पूछा था कि कुल साक्षरता दर भारत का कितना है, तो कितना है? 73% है। और ये क्या है? महिला साक्षरता दर है। यानी 100 में 64 महिलाएं ही पढ़ी लिखी है, बाकी महिला क्या है? नहीं पढ़ी है। और 100 में 80 पुरुष ही पढ़े लिखे हैं। किसमें? भारत में। तो ये पुरुष साक्षरता है, ये पुरुष साक्षरता है। और ये क्या है? महिला साक्षरता है। तो पिछली बार तो 73% पूछा था कुल साक्षरता, तो हो सकता है अभी पुरुष साक्षरता पूछ दे या महिला साक्षरता पूछ दे। आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद में है। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद में इसका न्यायालय मुख्यालय है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं है, तो नोट कर लीजिए आप लोग, इलाहाबाद में। और ये रेलवे से हम एक वीडियो बनाएंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। कहाँ है उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय? तो इलाहाबाद में। इसमें आंसर हो जाएगा नन। आगे देखिए, कोंकण रेलवे से लंबावित कौन सा देश है? कौन सा राज्य है? कोंकण रेलवे से है, गोवा है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। ये तीनों जो राज्य है कोंकण रेलवे से लंबावित है। और इसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 760 किलोमीटर। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है? तो इस्पात उद्योग है कि इस्पात उद्योग है कि जूट उद्योग है कि रेल उद्योग है कि नन है? तो रेल उद्योग जो है सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत देश का। इससे काफ़ी भारत को नाफा हो रहा है दोस्तों। तो कौन है? रेल उद्योग है। आगे देखिए, शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब मान्यता मिला? शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी हुए हैं और काफ़ी लोग इसमें गलत भी बना रहे हैं। देखिए, शक संवत और एक होता है विक्रम संवत। देखिए दोस्तों, तो शक संवत की स्थापना जो हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। क्या है दोस्तों? 78 ईस्वी में हुआ था। अब विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व। इस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें है ईसा पूर्व, इसमें क्या है? ईस्वी है। और विक्रम संवत की स्थापना कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। और शक संवत की स्थापना हुआ था 78 ईस्वी में। ये स्थापना हुआ था, लेकिन पूछा क्वेश्चन क्या है कि शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब मान्यता मिला था? तो कब मिला था? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता मिला था। और मूल संविधान में विक्रम संवत थे। कौन था दोस्तों? मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा था।
लेकिन 22 मार्च 1957 से शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता मिल गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। स्थापना पूछेगा तो 78 ईस्वी में और कनिष्क के काल में हुआ था, और 57 ईसा पूर्व में किसका हुआ था? विक्रम संवत की स्थापना। और राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता कब मिला? तो 22 मार्च 1957 को मिला। कब मिला था? और पहला जो माह है शक संवत का चैत माह है, और अंतिम जो है फागुन महीना होता है। क्या दोस्तों? फागुन है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी, बढ़ने के सिवाय क्या हुआ था? वहां का जनसंख्या घट गया था, और बाकी जो स्टेट राज्य था वहां का जनसंख्या बढ़ा था। लेकिन एकमात्र राज्य है, इकलौता राज्य नागालैंड, जहां की जनसंख्या क्या हुआ था? घटा था। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य के है? उत्तर प्रदेश के है। कहाँ के दोस्तों? उत्तर प्रदेश के हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या हो गया उत्तर प्रदेश के, और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ का है? सिक्किम का है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। क्या दोस्तों? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ का है? तो बिहार का है। कहाँ के दोस्तों? बिहार का है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व कहाँ का सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व याद रखिए दोस्तों, क्या है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। आइए दरोगा में भी पूछा था पिछले और दरोगा में कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और बिहार में है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। और बिहार में साक्षरता दर महिला में भी पुरुष में भी यानी सभी में साक्षरता दर बिहार में कम है, सबसे न्यूनतम है। और सबसे अधिक जो है केरल में है। कहाँ में है दोस्तों? महिला में भी सबसे अधिक वहीं का साक्षरता है, और पुरुष में भी वहीं का है, और कुल में भी केरल के ही साक्षरता दर बिहार में सबसे न्यूनतम है दोस्तों, ये भी नोट कीजिएगा आप लोग। और क्या है? भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो पहले वाले वीडियो में चर्चा कर दिए हैं। कितना है? 943 है। कितना है? 943 है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो 53वां टाइगर जो रामधर विषधारी देख रहे हैं 52वां है। क्या है दोस्तों? ये 52वां है। और बूंदी शहर राजस्थान में है। कहाँ है रामगढ़ विषधारी? राजस्थान का है। राजस्थान का है। और ओरांग जो है ओरांग असम का है, नया बना है, असम का है टाइगर रिजर्व। और गुरधारी दास जो है छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अब यही 53वां है। क्या है दोस्तों? 53वां है। तो रामगढ़ विषधारी क्या था? 52वां राजस्थान में था, बूंदी में है। कहाँ है दोस्तों? बूंदी एक स्थान है। बूंदी स्थान पर रामगढ़ विषधारी है। करेंट था दोस्तों ये। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस तो आप लोगों को मालूम ही होगा दोस्तों, क्या है? 5 जून को। और 5 जनवरी को जो है मनाया जाता है विश्व पक्षी दिवस। क्या दोस्तों? विश्व पक्षी दिवस है। 10 फरवरी को मनाया जाता है 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस। और 5 जून को
पर्यावरण दिवस, और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। दिवस से भी वीडियो बनाए हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर को होता है, 24 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नोट कर लीजिए क्या है, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, और 5 जनवरी की विश्व पक्षी दिवस है। वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? तो उदर है। कौन है दोस्तों? उदर है। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अभी चर्चा किए दोस्तों, मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या दोस्तों? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा बोली को सुरक्षित रखना। ये वीडियो बनाए हैं, हाल ही में बनाए हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार से, उसी में हम इसकी चर्चा किए थे कि धार्मिक एवं भाषाई आधार पर केवल अल्पसंख्यकों के लिए भाषा, बोली, संस्कृति को सुरक्षित रखना, और शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो शिक्षण संस्थान जैसे दे तो 30 होगा, और सुरक्षित रखना 29 होगा। तो क्या है दोस्तों? सुरक्षित रखना है, तो सुरक्षित रखना क्या होगा? 29 में होगा। 30 में क्या है? शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। और 25 में है धार्मिक धर्म को मानना, धर्म को प्रचार करना, विचार करना, किस में है? 25 में है, व्यक्तिगत है। और 27 में है धार्मिक कार्यों के लिए क्या है? कर रहे हैं। वीडियो बनाए हैं दोस्तों, धार्मिक कार्यों के लिए कर। कर या संप्रेषित, संप्रेषित को ही कर कहा जाता है। और 25 में क्या था? धर्म मानना, प्रचार करना, सिख धारण, कृपान करना, सिख कृपान धारण करना। इस सब पर रोक नहीं है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं। तो 48 क्वेश्चन था जीके जीएस का। अब 2 क्वेश्चन है, एक है मैथ का, एक है रीजनिंग का, उसका भी चर्चा कर देते हैं। सर नहीं है अभी। किसी धनराशि को 5% वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र देखिए दोस्तों, किसी धनराशि यानी मूलधन पूछा है। क्या पूछा है? मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या सूत्र होता है? ब्याज गुने 100 और बटा समय गुने दर। तो ब्याज कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। ब्याज कितना है? 500 गुने 100, और समय कितना है? 400 है, और दर कितना है? 5% है। काट दीजिए। पाँच से इसको 100 मरतबा काट दीजिए, और 4 से ही कट गया 25 में, यानी 2500 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? मूलधन 2500 रुपया में वो राशि दिया था, 2500 रुपया। आगे देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में टीओ को 19 एवं एमवाई को 16 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एचई को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए टीओ के क्या लिखा गया है? 19। तो देखते हैं, पहले उलट के चाहे ऐसे करके देखते हैं। जैसे टी के 20 होता है और वो क्या होता है? 15। तो इसे जोड़ने पर नहीं आ रहा दोस्तों, तो इसको उल्टा करके देखते हैं। टी का उल्टा क्या होता है? जी होता है। और ओ का उल्टा क्या होता है? एल होता है। तो जी का कितना होता है? जी का होता है 7, और एल का होता है कितना? 12। तो 12 7 19 हो जा रहा है। क्या दोस्तों? हो जा रहा है उल्टा करने पर। और क्या है? एम वाई है।
एम और वाई। एम को उल्टा क्या होता है, एन होता है, और वाई का उल्टा कितना होता है, बी होता है। एन को 14 से अति करते हैं और बी को 2 से, तो 14 2 16, कितना दिया हुआ है 16 हो जा रहा है दोस्तों। तो उसको हम बनाएंगे एच ई का, तो एच का उल्टा कितना क्या होता है, एस होता है, और ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है। तो एस को 19 से और भी का कितना है अंक 22 है, तो 19 और 22 कितना होता है 41, यानी इसका आंसर कितना होगा 41 होगा। यही था दोस्तों 50 क्वेश्चन, और आप लोग भी बनाए होंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना है आप लोग के। अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बोलिएगा, अगला वीडियो में हम सुधार करेंगे।